दोस्तों आज जो इन्वर्टर मैं रिपेयर करने जा रहा हूँ ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मोहम्मद उमैर अरशद भाई वाक एंड टेक्सला से। उन्होंने मुझे ये भेजा है और ये 5 किलोवाट टेस्ला का इन्वर्टर है 48 वोल्ट में और ये टोटली डेड है। इसकी जो सप्लाई है वो बिल्कुल जो है वो ब्लास्ट हो गई है और इसकी जो मेन चॉपरी है वो भी शॉर्ट हो गई है। इसको मैंने एक्सेसरी से टेस्ट किया है, चेक किया है, इसका कवर उठा के तो इसकी सप्लाई जो है ना वो ब्लास्ट है सारी। तो आज इसको रिपेयर करेंगे और सप्लाई सेक्शन है इसके ऊपर है, पहले भी मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन आज सप्लाई को ना थोड़ा सा डीपली समझेंगे कि ये जो 3845 आईसी लगा होता है PWM आईसी है, बेसिकली PWM कंट्रोलर आप इसको कह सकते हैं। 500 किलोहर्ट्ज़ इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये किस तरह काम करता है और ये सप्लाई में किस तरह जो है वो स्विचिंग का काम करता है और किस तरह हमारी सप्लाई बूस्ट होती है और किस तरह इस पर काम करती है, इस पर मैंने पहले बताया कि ऑलरेडी मेरी की वीडियो मौजूद है। लेकिन आज क्योंकि ये इसी फॉल्ट में आ गया तो इसको भी हम थोड़ा समझेंगे कि ये सप्लाई जो है वो किस तरह काम करती है। तो इसको ओपन करता हूँ, मैं इसका बोर्ड बाहर निकालता हूँ और फिर फर्दर वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों बोर्ड इसका मैंने बाहर निकाला है, ये इसके अंदर बोर्ड है और बोर्ड फिजिकली बिल्कुल साफ़ सुथरा है और ये पहली दफ़ा ही ओपन हुआ है और इसमें पहले कोई किसी किस्म का काम नहीं हुआ। इसके जो मॉस्फेट और IGBTs हैं वो भी ओके हैं, ये सारे ठीक है, मैंने टेस्ट किए हैं। इसमें जो मसला है वो बेसिकली सप्लाई सेक्शन का है। अच्छा, ये सप्लाई सेक्शन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसका दिखाता चलूँ तो ये देखें, एक तो यहाँ पे इसकी जो IC है ये 3845, ये देखें ये भी यहाँ से फटी हुई है, ये देखें जली हुई है सारी और ये ब्लास्ट हो चुकी है। अच्छा, ये जो चापरी है इसको देखें, इसका कलर भी यहाँ से जो है ना वो चेंज है, तो डेफिनेटली ये भी ख़राब होगी क्योंकि यहाँ से अगर इसका कलर चेंज हो गया ना तो इंटरनली ये शॉर्ट हो गई है, यानी इंटरनली इसमें हीटिंग पैदा होती है जिस वजह से इसके ऊपर ये जो टेप है ना इसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये इंडिकेशन होती है इस बात की कि ये इसकी जो चापरी है वो भी शॉर्ट हो चुकी है। अच्छा, ये जो इसका लगा हुआ है डायोड, ये देखें यहाँ से नीचे से ये भी जला हुआ है और ये भी शार्ट है, इसको मैंने टेस्ट किया है। 791220 का ख़राब है, ये भी हीट अप है और यहाँ से ये कैपेसिटर देखें, इसके जो फ़िल्टर हैं ये भी फूले हुए हैं दोनों, यानी कुल मिला के इसकी ये जो सप्लाई है वो बिल्कुल एंड हो चुकी है, डेड हो चुकी है। तो अभी मैं इसके जो पार्ट्स हैं ना वो सबसे पहले बाहर निकालता हूँ, इसकी चापरी, इसका IC, इसके ये जो डायोड हैं, ये इसके जो फ़िल्टर हैं वो, और इसको ना हम समझते हैं कि ये जो हमारी सप्लाई है वो किस तरह काम करती है। इसके बेसिकली ना दो सेक्शन होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये जो सप्लाई है ये यहाँ से बैटरी वोल्टेज इनपुट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस चॉपर में, और ये जो मॉस्फेट है ये बैटरी के वोल्टेज सीधे इसकी ड्रेन और सोर्स के ऊपर आते हैं। यानी आप बैटरी पर तारें जब लगाएंगे ना तो इसके मॉस्फेट के ऊपर यहाँ ड्रेन और सोर्स के ऊपर अगर रीडिंग लेंगे तो यहाँ पे भी आपको बैटरी के वोल्टेज मिलेंगे। अगर 24 वोल्ट का सेट है तो यहाँ पे 24 वोल्ट मिलेंगे, अगर 12 वोल्ट का सेट है तो यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। और यही वोल्टेज आपको इस चॉपर के ऊपर भी मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और ये ड्रेन के साथ नहीं, सॉरी, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ये ड्रेन के साथ और ये इसका फीडबैक का पॉइंट है। अब ये जो सप्लाई है ये बूस्ट होगी, यहाँ भी 3845 लगा हुआ है, ठीक है, ये बूस्ट होगी। बूस्ट होने के बाद ये यहाँ पे 150 वोल्टेज की सप्लाई बनाएगी। बाद सेटों में 140 वोल्ट होता है, बाद में 150, बाद में 160, ठीक है, मुख्तलिफ यहाँ पे वोल्टेज होते हैं। तो यही जो 140 और 150 वोल्टेज हैं वो फिर सीधे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इस चापर के ऊपर। और ये जो आपका लगा हुआ है मॉस्फेट, यहाँ इसकी ड्रेन और इसकी सोर्स के ऊपर, यहाँ से ये कैपेसिटर से वोल्ट सीधे यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना ये डायोड लगाया हुआ है उसने, ठीक है, ये डायोड से जो वोल्टेज है वो DC में बदलेंगे। ये फ़िल्टर उनको फ़िल्टराइज़ करेगा। फ़िल्टर होने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है जो इसकी करंट सेंस के ऊपर भी काम करती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको जंपर ना समझिएगा। बाज़ लोग इसको शायद जो है ना वो जंपर के तौर पर देख रहे होते हैं और ख़राब होने की सूरत में ना मिले तो यहाँ पे तार डाल देते हैं। तो ये IC की जो पिन नंबर 3 होती है ना, करंट सेंस, ये वाली, ये उस पिन के ऊपर लगी होती है। ये देखें ना, यहाँ से ये यहाँ आई और यहाँ से इसका जंपर आता है सीधा इधर, ये इंटरनली नीचे की तरफ से ट्रैक है। बल्कि मैं आपको मीटर पे चेक कराता हूँ ताकि आपको साथ साथ जो है ना वो आसानी के साथ पता चलता रहे और आप प्रैक्टिकल भी करते रहें साथ साथ। ये मीटर को मैं रखता हूँ ये कंटिन्यूटी की रेंज के ऊपर
ठीक है ये, और ये देखिएगा आप, ये जो है ना ये 0.47 ओम की रेजिस्टेंस होती है। ये यहाँ से इसका ट्रैक आता है सीधा यहाँ पे, ये 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई है ये, ठीक है। ये छोटा सा डार्ट नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे ये डार्ट नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखें ये बिल्कुल डार्ट है। ये डार्ट के नीचे से ट्रैक यहाँ पे मिला हुआ कि एक डार्ट ये नज़र आ रहा है, ये डार्ट और ये डार्ट, ये दोनों नीचे से मिले हुए हैं, ठीक है। इसीलिए ये आपस में यहाँ पे कंटिन्यूटी दे रहे हैं, ये देखें ये कंटिन्यूटी मिल रही है इधर। अच्छा यहाँ से ये यहाँ पे ये 1K की रेजिस्टेंस है, और 1K से होता हुआ ये ट्रैक सीधा पिन नंबर 3 में जा रहा है, ठीक है। और जो पिन नंबर 3 है ये इसकी करंट सेंस की पिन कहलाती है। यानी अगर आपकी सप्लाई 2 एम्पेयर या 3 एम्पेयर जितनी भी इसमें जो RT और CT के थ्रू फ्रीक्वेंसी सेट की गई है ना, उसके हिसाब से इसने उस करंट को सेंस करके तो आगे देना होता है। अगर आपकी सप्लाई ऐसे ऑन ऑफ हो रही हो ना, तो आपका जो करंट सेंस है इसमें अक्सर फॉल्ट होता है, और यहाँ से IC प्रॉपर करंट को सेंस नहीं कर पा रही होती, जिसकी वजह से आपकी सप्लाई बूस्ट नहीं होती। तो ये पिन नंबर 3 जो है ना, ये यहाँ से आती है और ये इस रेजिस्टेंस के थ्रू आती है। ये जंपर नहीं है, जंपर की तरह आप इसको कह सकते हैं, लेकिन अगर ये जली हुई होगी तो आपने इस पे इसी नंबर की ही रेजिस्टेंस लगानी है, ठीक है। 0.47 ओम या फिर 1 ओम की रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे जो 160 वोल्ट हैं वो सीधे आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो जब हमें यहाँ पे बल्क वोल्टेज मिल जाएंगे तो हमें सिर्फ स्विचिंग चाहिए होती है इसको ऑन करने के लिए। तो जैसे ही हम यहाँ से स्विचिंग ऑन करवाते हैं तो हमारा जो ये मॉसफेट है वो बूस्ट होता है, और ये आगे जो चापर है इसको ये ऑपरेट करवा देता है। आगे ये चापर जो है ये फर्दर 3 सप्लाइयाँ आउट करता है। इसमें 3 किस्म की वाइंडिंगें पड़ी होती हैं। नंबर 1 जो है ये 16 वोल्ट की वाइंडिंग होती है, और इसमें अब ये देखें ये हीटिंग होने की वजह से ना ये ऐसे नीचे यहाँ से इसका ट्रैक जो है ना कमज़ोर हो चुका है, ठीक है। ये अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी सख्त हीटिंग हुई है इसमें। बहरहाल तो यहाँ से ये मज़ीद 3 आगे जो सप्लाई है उनको आउट करेगा। यहाँ पे 16 वोल्ट निकलेंगे DC में, यहाँ पे 8.5 वोल्ट निकलेंगे, और यहाँ से 12 वोल्ट निकलेंगे। अच्छा, अब ये जो तीनों वोल्ट है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट वोल्ट होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो 16 वोल्ट है ना माइनस वाले, यहाँ पे ना ये इन दोनों को देखेंगे तो इनकी पॉजिटिव एक साइड पे होगी, इसकी जो नेगेटिव है वो इनकी पॉजिटिव की तरफ होगी, यानी ये उल्टा लगा होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज इनपुट होते हैं 7912 में। ये 7912 और 7812 ये पेयर होता है एक दूसरे का, पॉजिटिव और नेगेटिव का पेयर कहते हैं इसको। तो ये 7912 बेसिकली टारगेट ही नेगेटिव वोल्टेज को करता है, इसीलिए इसमें जो नेगेटिव वोल्टेज हैं वो इनपुट होते हैं। तो जब नेगेटिव वोल्टेज इसमें 16 नेगेटिव वोल्टेज इनपुट होंगे तो ये आगे से -12 वोल्टेज आउटपुट करेगा, ठीक है। -12 यानी 12 वोल्ट माइनस में ये आउट करेगा। तो इन्वर्टर को क्या मिल जाएंगे कि -12 वोल्ट भी मिल जाएंगे यहाँ से, और 12 वोल्ट प्लस मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। बात समझ आ रही है। और ये आपका साइड कार्ड जो है ये -12 और +12 पे ऑपरेट होता है। अच्छा, पीछे रह गए ये 8 वोल्ट, तो इनका क्या, तो ये 8 वोल्ट आएंगे 7805 में। 7805 उन 8 वोल्ट को करेगा 5 वोल्ट में कन्वर्ट, और वही 5 वोल्ट फिर जाएंगे सीधे सिस्टम में, सिस्टम कार्ड जो लगा होता है। बात समझ आई यहाँ तक। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, यही जो आपके वोल्ट है ना -12 और +12, यानी 12 प्लस वाले 12 यहाँ से और माइनस वाले 12 यहाँ से, यही वोल्टेज आपके शंट में आते हैं। ये जो CT शंट कॉइल लगी होती है ना, यहाँ पे -12 और +12 वोल्टेज यहीं से बेसिकली आ रहे होते हैं। अक्सर आपका जो इन्वर्टर है ना वो 57 नंबर एरर पे चला जाता है, तो वो इस एरिए का फॉल्ट होता है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंसें हैं इनकी वजह से भी यहाँ पे फॉल्ट शो होता है, वो इन रेजिस्टेंसों के ख़राब होने की वजह से। तो ये इसका मुख्तसर सा तारुफ था इस IC का, इस सप्लाई का। अच्छा, अब इसमें ये IC काम कैसे करता है, ये बेसिक सवाल है। ये जो 3845 IC है ना, इसकी आपको पता है टोटल 8 पिनें होती हैं, ठीक है। जिस साइड से इसका टक बना होता है ना, उस साइड की जो लेफ़्ट साइड है वहाँ से पिन नंबर 1 स्टार्ट होती है। तो पिन नंबर 1 जो है वो इसकी कंपनसेशन पिन होती है। कंपनसेशन पिन जो है ना, ये ऐसा पॉइंट है जो इसकी स्विचिंग को बेसिकली ऑन करता है, ठीक है। कंपनसेशन का मानी होता है मुआवजा लेना,
उर्दू में अगर देखें तो। यानी यहाँ फिर इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से इसको सिग्नल मिलेगा इस कपलर के थ्रू, इस फीडबैक वाले कपलर के थ्रू, कि अब तुम जो है ना वो स्टार्ट हो जाओ, अपना काम दिखा दो। ठीक हो गया। तो ये पिन नंबर 1 जो है ना ये इसकी कंपनसेशन की पिन है, और ये सीधी यहाँ से ये देखें सीधा आपके इस PC 817 से आ रही है। ये मीटर की बीप सुन रहे होंगे आप, ठीक है। अच्छा, अब जो पिन नंबर 2 है इसकी, वो है वोल्टेज फीडबैक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पिन है। ये वोल्टेज फीडबैक जो है ना, ये यहाँ से होती हुई यहाँ पे आई, यहाँ से यहाँ ग्राउंड के साथ, और यहाँ से होती हुई 500 ओम के रेजिस्टेंस से निकल के सीधी कपलर की पिन नंबर 2 पे चली गई। ये देखें, ये यहाँ से पहुँची, सॉरी यहाँ से पहुँची यहाँ पे, ठीक है। ये आगे 500 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है। 511 इसके ऊपर कोड लिखा होता है। यहाँ से इसका ट्रैक पहुँचा सीधा यहाँ पे, यहाँ से पहुँचा यहाँ पे, और यहाँ से पहुँचा यहाँ पे, ठीक है। ये नज़र आ रहा है। अच्छा, अब जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचेगा ना, तो इसके ऊपर यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, नैनो फैरेड कैपेसिटर, जिसकी वैल्यू होती है 10 NF, ठीक है। बाद में 7 लगा होता है, बाद में 10 लगा होता है। अच्छा, और ये इधर से बिल्कुल कनेक्ट है इसके बिल्कुल सामने वाली पिन में, जो कि है आपकी VCC की पिन, ठीक है। ये पिन नंबर 7 है, ठीक है। ये VCC की पिन है, यानी वोल्टेज यहाँ पे इनपुट हो रहे हैं पिन नंबर 7 में। अच्छा, आगे देखिए। अब ये जो वोल्टेज रेफरेंस अपना फीडबैक वाली पिन है ना इसकी, मैंने बोला कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट पिन है। यहाँ यहीं से इस IC को ये पता चलता है कि मैंने कितनी मिकदार में यहाँ से पिन नंबर 6 से अपनी जो स्विचिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी को निकालना है। यानी मैंने कितनी दफ़ा इस कपलर को ऑन ऑफ करवाना है। यानी ये अगर आप ऑसिलोस्कोप से इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी देखेंगे ना, तो एक दफ़ा ये ऑन होती है ऐसे, फिर ये ऑफ होती है, ठीक है, ऐसे। ये यानी ऑन और ऑफ, फिर ऑन फिर ऑफ, ऐसे। तो ये जो फीडबैक वाला पॉइंट है, ये इसकी जो स्विचिंग है उसको बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है कि तुमने इतनी स्विचिंग करवानी है। यानी ये जिस तरह आप इसको यूँ समझिए आसानी के साथ, जिस तरह मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर होता है ना, यानी रेस जब आप देते हैं, तो ये इसका रेस का पॉइंट कह लें, ठीक है। यानी ये इसको कपलर बताता है कि तुमने कितनी रेस जो है ना वो देनी है। ठीक हो गया। जितनी रेस ज़्यादा होगी, आगे जितना लोड होगा, यहीं से उतना ही वोल्टेज फीडबैक इसको ज़्यादा मिलेगा और आपका एक्सीलेटर और तेज़ होगा। अच्छा, ये आपने कभी ये 10 एम्पेयर के अगर चार्जेस रिपेयर किए हो ना, तो आपने उसमें एक चीज़ देखी होगी कि अगर बैटरी लो होती है ना, तो वो जो एम्पेयर है ना वो 15-20 से स्टार्ट लेता है, ठीक है, चार्जर। जैसे जैसे बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है, एम्पेयर डाउन होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे बैटरी फुल होती है तो आपका जो इन्वर्टर चार्जर है वो उसकी चार्जिंग को कट कर देता है। तो कैसे पता चल रहा होता है इस IC को कि जो है अब मैंने इसकी चार्जिंग जो है वो रोकनी है और यहाँ से स्विचिंग बंद करवानी है, वो ये बता रहा होता है। ये बड़े काम की चीज़ है। ये छोटा सा जो कंपोनेंट है ना PC 817, ये पूरी आग है इन्वर्टर में। ठीक हो गया। तो यहाँ से ये इसकी रेस को कंट्रोल करता है। तो पिन नंबर 2 जो है ये इसकी वोल्टेज फीडबैक की पिन है। अच्छा, पिन नंबर 3 जो है ना, ये करंट सेंस की पिन है। ये करंट को सेंस करती है। ये पहले मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से ये करंट सेंस का काम करती है 1K के रेजिस्टेंस के थ्रू। पिन नंबर 4 जो है ना, ये RT और CT की पिन कहलाती है। RT मीन रेजिस्टेंस और CT मीन कैपेसिटर। ये देखें, इसके ऊपर ये एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये कैपेसिटर ग्राउंड के साथ है और ये रेजिस्टेंस जो है ये इसके साथ कनेक्ट है यहाँ पे। तो ये RT और CT की पिन। अच्छा, ये क्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये भी 2 जो कंपोनेंट है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये काम कैसे करते हैं यहाँ पे इनको समझ लीजिए। ये RT और CT ये 2 ऐसी वैल्यू हैं यहाँ पे, और ये पिको फैरेड कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको ये और आसानी के साथ पता चल जाए। यहाँ से ना ये इन रेजिस्टेंस के थ्रू इस IC की 500 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को सेट किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी पे जो है ना वो सेट हो जाए IC, इससे ना कम ना ज़्यादा। तो ये अगर आप यहाँ से इसको निकाल देंगे ना, तो आपका जो IC है वो स्टार्ट ही नहीं होगा, आपकी सप्लाई बनेगी नहीं सिरे से। ठीक है, तो ये RT और CT ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट जो है ना वो दोनों कंपोनेंट हैं। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में ये IC लगाना है ना,
तो इन दो कंपोनेंट को चेंज करके इनकी वैल्यू अप ज़्यादा करके तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं पिन नंबर 5 पे, तो ये ग्राउंड है। और पिन नंबर 6 ये आउटपुट पिन है। ये देखें यहाँ से ये सीधी निकल के ये 10 ओम की रेजिस्टेंस पे आई, 100 ओम 10 ओम की रेजिस्टेंस पे आई और 10 ओम से होती हुई सीधी आपकी ये यहाँ पे चली गई गेट पे। उसके बाद पिन नंबर 7 जो है ये VCC की पिन है, ठीक है। यहाँ पे आईसी को वोल्टेज इनपुट होते हैं, यानी इसका VCC का पॉइंट है, यानी 12 वोल्ट या 8 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज इनपुट होते हैं। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका पॉइंट नंबर 8, ये इसका V रेफरेंस का पॉइंट है जिसको वोल्टेज आउट भी कहते हैं। यहाँ से ये 5 वोल्ट आईसी आउट करती है ताकि अपनी जो इंटरनल फ्रीक्वेंसी है उसको मॉनिटर कर सके, ठीक है। अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपने शायद पहली दफ़ा सुनी हो काफ़ी सारे दोस्तों ने। इसके लिए ना आप ऐसा करें कि गूगल से इसका डायग्राम डाउनलोड करके ना तो उसके नोट्स बनाएं और नोट्स बना के इसके एक एक पॉइंट को गूगल से स्टडी करें, ठीक है। सिर्फ मेरे बताने से आपको उतना जो है ना वो फ़ायदा नहीं होगा जितना आप खुद से भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे। मैंने तो सिर्फ आपको जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि ये काम किस तरह करती है और इसके जो बेसिक पॉइंट है वो होते कौन से हैं और कौन सा पॉइंट क्या काम करता है और किस तरह वो इसको लेके चल रहा होता है। तो ये आईसी का एक सरसरी सा मैंने आपको यहाँ पे तारुफ करवाया। अब मैं इसके बाहर निकालता हूँ कंपोनेंट, या आईसी बाहर निकालता हूँ, इसका चॉपर बाहर निकालता हूँ, जो चीज़ें खराब है वो बाहर निकालता हूँ और फिर फर्दर वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों इसके सप्लाई सेक्शन से खराब कंपोनेंट मैंने बाहर निकाले हैं, ये देखें। और एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जब भी कोई पार्ट्स आपने बाहर निकालने होते हैं ना, यानी ये IGBTs मोस्फेट हो गई, IGBTs हो गए, तो बड़े साफ़ सुथरे तरीके से इनको बाहर निकाला करें। और जो प्रॉपर तरीका होता है किसी कंपोनेंट को सर्किट से बाहर निकालने का वो यूज़ किया करें, ठीक है। पेस्ट लगा के अच्छा सा शक्कर हो आपके पास और उससे ये आप प्रॉपर क्लीनिंग करें। ये देखें जिस तरह मैंने यहाँ से इनको बाहर निकाला, कोई आगे पीछे और कंपोनेंट डैमेज नहीं हुआ। मेरे पास अक्सर यूनिट आते हैं, कारीगरों ने ऐसे पार्ट्स बाहर निकाले होते हैं, वो पार्ट्स तो बाहर निकल आता है लेकिन साथ में ना उसका जनाजा भी निकाल के ले जाते हैं। यानी फ़र्ज़ करें ये आईसी बाहर निकालेंगे ना तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो है ना ये डिस्टर्ब कर देंगे, ये इनके ट्रैक तोड़ देंगे, मतलब अजीब तरीके से ना। तो ये अच्छा आप सोल्डरिंग आयरन यूज़ करें, अच्छी पेस्ट हो और अच्छा सोल्डर हो। ये मैंने चीज़ें बाहर निकाली हैं, ऐसे मॉसफेट और 7912 ये कब इसका देखें, ये मैंने आपको बोला था कि इसका ये देखें यहाँ से इसका चॉपर ये यहाँ से जला हुआ है, ये नज़र आ रहा है, यानी ये इंटरनल शॉर्ट हो चुका है। तो इसकी जगह हम नया लगाएंगे। आप इसको वाइंड भी कर सकते हैं और इसकी जगह अगर आपके पास नया पड़ा हुआ है तो आप नया भी लगाते हैं। तो ये मैं वाइंड नहीं करूँगा, वक्त की कमी है, तो मैं ये नया ही इंस्टॉल कर दूँगा, लेकिन वाइंड किया हुआ भी बहुत ज़बरदस्त चलता है। ये इसका जो ICI देखें ये नीचे से भी फटा हुआ है यहाँ से, और यहाँ से भी ये बिल्कुल ब्लास्ट हो चुका है। तो अभी ये सारे कंपोनेंट मैं इसमें वापस लगाता हूँ और लगा के तो फिर इसकी सप्लाई टेस्ट करते हैं कि क्या हमारी जो सप्लाई है वो ऑन हुई है या नहीं हुई। तो दोस्तों इसकी सप्लाई में जितनी चीज़ें ख़राब थी वो सब मैंने लगा दी हैं। ये एरिया सारा मैंने इसका कंफर्म किया और जब मैंने इसको टेस्टिंग की ऑफ दी कैमरा तो इसकी ये वाली जो सप्लाई है ये भी ख़राब निकली। मैंने रिपेयर तो इसको भी कर दिया, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें क्या फॉल्ट निकला है। देखिए मैंने बताया था आपको कि 24 वोल्ट या 48 वोल्ट या 12 वोल्ट सीधे आपके यहाँ पे इंटर होते हैं इस मॉसफेट में। तो यहाँ पे ये एक इसका फ्यूज़ डला होता है और एक NTC लगा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो NTC तो इसका ओके था लेकिन इसका फ्यूज़ जला हुआ था और ये इसकी जो IC है ये भी ख़राब थी और काम नहीं कर रही थी। तो ये भी मैंने रिपेयर कर दिया। अच्छा यहाँ पे ना जो फ्यूज़ लगा होता है वो 1 एम्पेयर का लगा होता है। तो अगर तो आपके पास 1 एम्पेयर का फ्यूज़ है तो आपने यहाँ पे फ्यूज़ ही लगाना होता है, वो सबसे बेहतर है। अगर बिलफर्ज आपके पास फ्यूज़ यहाँ पे नहीं है तो आप ये ब्रीक सी एक तार लेके ना जो तकरीबन 1 एम्पेयर तक का लोड उठा ले, या मैक्सिमम 1.5 या 2, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो इतनी तार का आपने यहाँ पे फ्यूज़ डालना है। ये आपको मैंने इसलिए फ्यूज़ डाल के दिखाया, मेरे पास हालांकि ये फ्यूज़ पड़ा हुआ है, मैं तो वो उसको लगा दूंगा। लेकिन आप जो यहाँ पे, क्योंकि अक्सर कारीगर ना उनके पास ये फ्यूज़ नहीं होता, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं कि उठा के ना कोई मोटी तार लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे ना डायरेक्ट यहाँ इसको मोटी तार के साथ भी डायरेक्ट करना पड़ता है। वो किस सूरत में वो भी बताता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि इन्वर्टर जो है ना वो टार्क लोड आने पे ना ये फ्यूज़ उड़ा देता है, ठीक है, यहाँ ये NTC जला देता है। ये बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है इन्वर्टर में।
तो उससे क्या होता है कि ये मोटी तार का यहाँ पे जंपर डालने से ना वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन वो प्रॉपर हल नहीं उसका। ठीक है, प्रॉपर हल क्या है उसका कि आपकी ये जो चापरी है ना, या ये वाली या ये वाली, इन दोनों चापरियों में कोई एक आध चापरी शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। असूली तौर पे और थ्योरेटिकली यहाँ पे जो फ्यूज़ लगता है वो 1 एम्पेयर का ही लगता है और वही लगाना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आप उसकी जगह कोई और फ्यूज़ लगा के उसका रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो आपने यहाँ पे 1 एम्पेयर का फ्यूज़ ही लगाना है। तो अभी मैं ये लगा के आपको टेस्ट करवाता हूँ इसके वोल्टेज वगैरह, और इसकी जो ड्राइव है वो भी मैं आपको लगे हाथ चेक करवा देता हूँ। इन्वर्टर को आपने मीटर को आपने 200 की रेंज पे सेट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें, ये -12 और +12, ये जो इसका मॉसफेट है यहाँ पे 15 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, और इतनी होनी चाहिए, 15 से 16 वोल्ट यहाँ पे होने चाहिए। और 79/12 के ऊपर हमारे 12 वोल्ट -12 वोल्ट पूरे होने चाहिए। 12.5 भी हो सकते हैं, 12.6 भी, या 11.8 भी हो सकते हैं, लेकिन इसी रेंज के आगे पीछे होने चाहिए। यहाँ पे 8 वोल्ट होने चाहिए। ठीक है, 8.2। ठीक है, और ये 78.5 के ऊपर जो है वो 5 वोल्ट आउटपुट, और इनपुट के ऊपर वही 8.2 वोल्ट। और ये जो फीडबैक वाला डायोड है इसके ऊपर हमारे 12 वोल्ट पूरे होने चाहिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सप्लाइयाँ हैं वो ओके काम कर रही हैं। अच्छा, इसी तरह इस साइड में अगर आप आएँ तो यहाँ पे इस कैपेसिटर के ऊपर देखें 140 वोल्ट के लगभग हमें सप्लाई मिल रही है। ठीक है, और यही मैंने आपको बोला था कि इस तरफ आती है। ये देखें, ये इस मॉसफेट के ऊपर देखें तो यहाँ पर भी वही सप्लाई इधर आ रही है और यहाँ से इसकी स्विचिंग कंट्रोल हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा इन्वर्टर बिल्कुल रेडी हो चुका है, ओके हो चुका है। तो आपको मैं इसकी लगे ड्राइवें भी टेस्ट करवा दूँ। तो ये देखें, इसकी ड्राइवें भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ये 5.5, और यहाँ पे भी 5.4, 5.5, 5.4 और 5.4। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ड्राइवें हैं वो भी बिल्कुल एक्यूरेट हैं। ये इसकी साइडें वैसे ठीक थी, इसका मसला सिर्फ सप्लाई में था। तो अब मैं इसको करता हूँ क्लोज़, और क्लोज़ करने के बाद फिर इसको प्रॉपर ऑन करके फिर आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि हमारा इन्वर्टर ओके होता है या नहीं होता। अच्छा दोस्तों, यहाँ मैं एक बात आपको और बताता चलूँ, बड़ी मज़े की बात है। देखें, अगले दिन ना मैंने कोई वीडियो अपलोड की थी, शायद इस वीडियो से 3-4 वीडियोस छोड़ के होगी। ठीक है, उसमें मैंने ये बताया था, या एक आध वीडियो है, अब मुझे याद नहीं है कि कौन सी वीडियो थी, उसमें मैंने ये बताया था कि जब भी आपके पास कोई इन्वर्टर नेचुरल कंडीशन में आए ना तो उसका साइड कार्ड लाजमी टेस्ट किया करें। ठीक है, और मैंने जब इसको बॉडी के अंदर पैक किया, इसका बोर्ड छोड़, तो इसका जब कार्ड लगाया तो कार्ड भी इसका ख़राब निकला। यानी आपको मैं खुद कह रहा था कि टेस्ट कर लिया करें, और ये गलती मुझसे हो गई कि मैंने इसको टेस्ट ही नहीं किया, देखा ही नहीं बल्कि। हालांकि ये मेरी आदत है, मैं सबसे पहले कार्ड को टेस्ट करता हूँ, लेकिन इस इन्वर्टर में जो है ना वो मैं आते साथ इसके सप्लाई के पीछे पड़ गया। सप्लाई तो मैंने क्लियर कर दी, लेकिन इसका जो साइड कार्ड है वो भी शॉर्ट निकला। ठीक है, ये मैं आपको बल्कि टेस्ट भी करवाता हूँ। इसका ये जो रेगुलेटर है ना, ये वाला, ये देखें बिल्कुल शॉर्ट है। ठीक है, यानी इसकी जो चिप है ये बिल्कुल फ़ारग हो गई है। तो अब जब मैंने कस्टमर से रब्ता किया, असल में ये जो इन्वर्टर ये मुझे उमैर भाई ने पार्सल किया था टेक्सला से, तो आगे उनका एक मज़ीद कस्टमर है। ठीक है, यानी उनके पास भी ये रिपेयरिंग के लिए आया और उन्होंने आगे ये मुझे भेज दिया। तो मैंने तो उनको जो पैसे बताए हुए थे उसमें मैंने ये क्लियर करना था, लेकिन जब इसका कार्ड भी ख़राब निकला तो मैंने उनसे रब्ता किया, आगे उन्होंने फर्दर अपने कस्टमर से रब्ता किया। तो कस्टमर की साइकी ऐसी होती है कि जब आप उसको एक दफ़ा पैसे बता देना और दोबारा उसको बोलेंगे नहीं यार इतने पैसे आपके मज़ीद लगेंगे, तो ये उसके ऊपर जो है ना वो एटम बम गिरने के बराबर ही होता है। बहरहाल जो है वो कस्टमर, ज़ाहिर है कोई भी हो, हम भी उसकी जगह, कस्टमर की जगह हों तो हम तो एक दफ़ा सोचेंगे, लेकिन कस्टमर ने एग्री कर दिया कि ठीक है आप इसमें कार्ड लगा दें। लेकिन आपको मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कस्टमर नहीं मानता। साइकोलॉजी कस्टमर की ऐसी होती है, कोई भी, हम भी कस्टमर बाद दफ़ा बन जाते हैं, कोई गाड़ियों का काम करवा रहे हो या कोई और काम करवा रहे हो, तो उसमें जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो हम भी एक दफ़ा सोचते हैं कि यार पहले इसने कुछ कहा, अब ये कुछ कह रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी बातों में कोई जो है ना वो कंट्राडिक्शन है, लेकिन कस्टमर को रियलिटी नहीं पता होती। तो इसका बेहतरीन हाल तो ये है कि कस्टमर को आप जो है ना वो
एतमाद में लें और उसको बताएं कि यार ये स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे थे, अब सप्लाई क्लियर की तो अब ये मसला भी सामने आ गया। तो उमैर भाई का तो मसला कोई नहीं, वो तो 24 कैरेट सोना है, उन्होंने तो कहा जी ठीक है उज़ैर भाई मैं समझता हूँ। लेकिन जो आगे कस्टमर होता है ना, जो बीच में होता है ना, दोनों पार्टीज़ के बीच में जो बीच वाला कस्टमर होता है वो बेचारा फंस जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है इसके सिनेरियो क्या है और उसने कस्टमर को भी डील करना होता है। बहरहाल उन्होंने ये इजाज़त दे दी कि इसमें जो आप जो हैं वो कार्ड नया लगा दें। तो इसमें मैं अब ये जो कार्ड है वो ये न्यू कार्ड इंस्टॉल करने लगा हूँ। ये वाला जो कार्ड है ये इसका ख़राब निकला, फॉल्टी कार्ड था। ये वाला जो कार्ड है अब मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा। और ये देखिए ये कार्ड मेरे पास अवेलेबल भी नहीं था, फिर मुझे ये मंगवाना पड़ा, थोड़ा तवक्कुफ़ भी करना पड़ा। अब ये देखें इसकी मैंने ना आपको रीडिंग नहीं चेक करवाई, वो भी करवाता हूँ। ये देखें ये इसका आउटपुट वाला जो रेगुलेटर है, और ये देखें यहाँ पे इसकी रीडिंग आ रही है 380 पॉइंट, ठीक है, और इतनी होनी चाहिए, ठीक है। जबकि ये वाला जो है इसकी यहाँ पे फुल शॉर्टेज आ रही है, ठीक है। ये देखें ये बिल्कुल फुल शॉर्ट हो चुका है, यानी ये 5 वोल्ट सीधे यहाँ पे आते हैं और ये 5 वोल्ट को आगे ये टारगेट करके तो 3 या 3 वोल्ट चिप को देता है जो कि शॉर्ट हो चुके हैं। तो ये चिप ही शॉर्ट है जिस वजह से ये शॉर्ट शो हो रहा है। तो बहरहाल ये आपको इसलिए मैंने बताया कि आप ये लाजमी टेस्ट कर लिया करें और इसको अपनी आदत बना लें कि जब भी आपके पास कोई इन्वर्टर आए तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उसका कार्ड क्लियर करना है। कार्ड ओके हो तो फिर आपने आगे काम करना है, नहीं तो पहली कॉल कस्टमर को करनी है, उसको एतमाद में लेना है। तो ये एक गलती मुझसे हुई कि मैंने जो है ना वो कार्ड टेस्ट ही नहीं किया और बाद में दोबारा कस्टमर को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो अभी ये मैं कार्ड इसमें इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉल करके फिर इसमें बैटरी लगा के चेक करते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो आउटपुट पे जाता है या नहीं जाता। तो दोस्तों इन्वर्टर को मैंने कर लिया मुकम्मल तौर पे पैक और बैटरी के साथ इसको लगा लिया है। अब बारी है इसको टेस्ट करने की। तो अभी मैं इसको करता हूँ ऑन और चेक करते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो आउटपुट पे जाता है या नहीं जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्वर्टर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और 230 आउटपुट पे चला गया है। और अभी मैं इस पर लोड वगैरह डाल के जो है वो टेस्ट कर लूँगा। और अब ये इन्वर्टर रेडी है कि इसको कस्टमर के हवाले कर दिया जाए। बाकी इसमें लोड हो गई ठीक, क्योंकि इसमें IGBTs मॉसफेट वगैरह तो है थे ही ठीक, वो तो ओरिजिनल लगे हुए थे। इसमें फॉल्ट सिर्फ सप्लाई का था और साइड कार्ड का था, जो अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको नया ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें।